ये जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। यानी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, एमयू यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं हिस्ट्री को, और सेकंड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और एक ही वीडियो में टोटल हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखिए अलका गैस पेपर है और ये 2025 का है, और ये जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है ये। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए ये जो है उसी बुक का है, ये मत समझिएगा हम ये अलग से ऐड किए हैं, ऐसा नहीं है, ये उसी बुक का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, ये राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का है। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है 1922 ईस्वी में किस भारतीय राजनीतिक नेता ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। बोला जा रहा है 1922 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक नेता ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 2 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहे थे? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहे थे? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में है कि बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न में गांधी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? बोला जा रहा है गांधी जी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1930 ईस्वी में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी कि अंग्रेज़ को भारत छोड़ने के लिए कहा जा रहा था इस आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1942 ईस्वी में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1942 ईस्वी में कृषि मिशन भी आया था। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और उसी समय कृषि मिशन भी आया था। उसके बाद बोला जा रहा है 5वें प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और तीसरे बैठक की बात करेंगे, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी 2-2 दिन करके हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक का हुआ था 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946। और पहली बैठक में क्या हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 1913 में किया गया था। 1913 जो है इसमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 7 नंबर में है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अभी बताए हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब बनाया गया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 8 में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हम लोग अभी पीछे देखे हैं। और देखिए, अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन अगर वो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वही अगर यदि हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न में देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, बोला जाए कि 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। देखिए, टोटल संविधान सभा की बैठक, पहले संविधान सभा की बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946। तो पहले 9 दिसंबर पहला संविधान सभा की बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और द्वितीय संविधान सभा की बैठक में जब कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। इसमें जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरे संविधान सभा की बैठक जो हुआ था ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। और इसमें जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। भीमराव अम्बेडकर जी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 11 में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। 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 इसमें 2 वर्ष 11 माह 17 दिन दिया हुआ है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ था। चलिए, और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हो गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो वही अभी हम लोग देखे हैं, अभी हम बताए हैं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था संविधान सभा को। और संविधान सभा में अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंततः पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब पहले की बात किया जा रहा है, जिस समय कि संविधान बनाया गया था उस समय की बात किया जा रहा है, तो उस समय कितना था? 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है और अनुच्छेद जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 400 प्लस हो गया, 450 लगभग हो गया है। लेकिन उसमें ख करके जोड़ा है। लेकिन अगर यदि वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो 395 ही होगा। इसमें ख करके जोड़ दिया गया है। और जो है कि भाग कितना था? भाग 22 भाग था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगले प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी धाराएं और अनुसूचियाँ थी। तो धाराएं देखिए, वर्तमान की बात किया जा रहा है तो 443 धाराएं लगभग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। और वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची हो गया है। और मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है क्रमानुसार भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। वही बोला जा रहा है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, मतलब कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं।
22 भाग है, लेकिन अभी वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 25 हो गया है। लेकिन हाँ, 25 हो गया है, काउंट कीजिएगा तो 25 हो गया है, लेकिन अगर यदि अभी भी वर्तमान में भी पूछा जाए कि सबसे अंतिम भाग कौन सा है, तो 22वां ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें क ख करके जोड़ा गया है, जैसे 4 का क ऐसे करके जोड़ा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्रमानुसार भारतीय संविधान में कितने, संविधान के भागों कितने भागों में विभाजित किया, मतलब कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अनुसूची कितना है, अनुसूची अभी वर्तमान में 12 है, और मूल संविधान में 8 हुआ करता था। और अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 395 है। और वर्तमान की बात करेंगे तो 400 450 प्लस हो गया है, 450 के आसपास हो गया है। लेकिन अभी वर्तमान में भी सबसे अंतिम अनुच्छेद पूछा जाएगा 395 ही हो जाएगा। भाग कितना है, भाग 22 हुआ है। अब ये हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है, तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति द्वारा होता है, अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय चुनाव अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का पद कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। अब चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर बोला जा रहा है राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है। तो राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक निर्वाचन मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है। तो देखिए राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को जो है कि 50,000 वेतन मिलता है, 50,000। राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है, 50,000 मिलता है। और वेतन ऐसे कितना मिलता है, 5 लाख प्रति माह मिलता है। और भत्तों के अलावा कितना मिलता है, 50,000 मिलता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुए बिना उसे हटाया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुए बिना उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। और कोई भी अगर यदि क्षमा दान जो कर सकते हैं, मृत्यु दंड को अगर यदि क्षमा कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 20 में है कि राष्ट्रपति को पदावकाश के बाद प्रतिवर्ष कितनी पेंशन मिलती है। मतलब बाद में कितना मिलता है, 3 लाख रुपए मिलता है। पदावकाश के बाद कितना मिलता है, 3 लाख रुपए मिलता है। मतलब कि जब वो जबकि वो राष्ट्रपति से हट जाते हैं फिर भी उसको 3 लाख प्रतिवर्ष उसको मिलता है। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, 21 नंबर प्रश्न में है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक सेवा करने वाले व्यक्ति कौन थे। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक सेवा करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक सेवा प्रदान करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, सबसे अधिक समय तक किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। और सबसे अधिक कार्यकाल किसका था, इसी का कार्यकाल था, सबसे अधिक कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक सेवा करने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक सेवा करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे अधिक कार्यकाल तक रहने वाले व्यक्ति, सेम ही हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न बोला जा रहा है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि संयुक्त सेनाओं के सेनाध्यक्ष हैं। तो संयुक्त सेनाओं के सेनाध्यक्ष कौन है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त सेनाओं के सेनाध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। मतलब तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, 52 में है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। और राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, आम चुनावों के बाद
सरकार बनने के लिए राष्ट्रपति किसे आमंत्रित करता है? किसे आमंत्रित करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है आम चुनाव के बाद। उसके बाद अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो है ये मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 25 नंबर प्रश्न में कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर स्वीकृत की जानी चाहिए? बोला जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए, स्वीकृत की जानी चाहिए? तो 1 महीना के भीतर किया जाना चाहिए, 1 माह के भीतर किया जाना चाहिए। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 26वें प्रश्न में है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उच्चतम अवधि हो सकती है। बोला जा रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उच्चतम अवधि हो सकती है, कितना हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उच्चतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है। उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो इसका कोई भी सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की बात करेंगे तो इनका कोई भी सीमा नहीं है, कितना भी हो सकता है। अब चलिए हम लोग जितना दिन का आवश्यकता है उतना दिन तक वो हो सकता है। अब चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन क्या है? बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन क्या है? तो क्या है इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन क्या है? तो क्या है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति का एक मुख्य कार्य है। तो उपराष्ट्रपति का एक मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 के तहत जो है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है कैबिनेट के सदस्य कौन होते हैं? कैबिनेट के सदस्य कौन होते हैं? तो कैबिनेट के सदस्य की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण होते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण। कैबिनेट के कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट के सदस्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रीगण हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है कि सामूहिक रूप से कैबिनेट उत्तरदायी है। तो सामूहिक रूप से कैबिनेट किसके लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से कैबिनेट जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से कैबिनेट किसके उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही सबसे अधिक योगदान है भारत के एकीकरण में। भारत के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हुआ करते? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है कि संसद का उच्च सदन होता है। तो संसद का उच्च सदन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। संसद के उच्च सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा हो जाएगा। और संसद के निम्न सदन की बात करेंगे तब लोकसभा हो जाएगा। संसद के उच्च सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा। और निम्न सदन की बात करेंगे तो लोकसभा हो जाएगा। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है? युवाओं का सदन कहा जाता है। युवाओं का सदन कहा जाता है लोकसभा को। और बूढ़ों का सदन किसे कहा जाता है? वृद्धों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा कितने दिन के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। और राज्यसभा जो है ये इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ये
कभी भी भंग नहीं होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 34 में संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है? अभी हम बोलेंगे अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, और अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। इसमें बोला जा रहा है संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। अस्थायी सदन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। और अस्थायी सदन क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, अनंत होता है, कभी भी इसका ख़त्म नहीं होता, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 35 में है वित्त बिलों को किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त बिलों को किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। बोला जा रहा है वित्त बिलों को किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है ये लोकसभा के द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि के द्वारा होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो जीवी मौलंकर हो जाएगा। जीवी मौलंकर। बोला जा रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो जीवी मौलंकर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मौलंकर हुआ करते थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 38 में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक की बात कर लेते हैं। तो 3 मई 1952 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो 3 मई 1952 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 3 बोल रहे हैं, 13 मई 1952 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक जो है ये 13 मई 1952 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बोल लेते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं, 39 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियतांक और महालेखा लिखा गया, लेकिन वही होता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, इसको क्या बोलते हैं? CAG, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CAG तो क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगले चलिए हम लोग अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कैग का कौन करता है? कैग का भी राष्ट्रपति करते हैं। मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद कितने में? अनुच्छेद 52 में है। आगे अगला 41वां प्रश्न बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए सेम चीज़ वही दिखा है, नीचे इसमें भी है। तो बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो क्या है? 65 वर्ष है। बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? 65 वर्ष है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है भारत के किसी राज्य के गवर्नरों को तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के किसी राज्य के गवर्नरों को, मतलब गवर्नर क्या हो गया? तो राज्यपाल हो गया। वह राज्यपाल जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल और राज्यपाल का कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वही बोला जा रहा है भारत के किसी राज्य के गवर्नर मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है
किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन घोषित करता है? कौन घोषित करता है? निर्वाचन आयोग घोषित करता है। बोला जा रहा है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन घोषित करता है? निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में बोला जा रहा है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में बोला जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग के खर्च प्राप्त होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के खर्च कैसे प्राप्त होते हैं? तो भारत की संचित निधि से, धन से होते हैं। बोला जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग के खर्च प्राप्त होते हैं, ये होते हैं भारत के संचित धन से होते हैं, भारत के संचित धन से। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 47 में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 47 में बोला जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा कितनी भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई है? तो कितना दिया गया है? 18 को दिया गया है, 18 को दिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और किस अनुसूची में है ये? 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 में देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 48 में बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक, ये सब क्या है? ये है भारत का राष्ट्रगान है। और भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 49 में बोला जा रहा है। प्रश्न 49 में क्या है? बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और आज के सबसे अंतिम प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं। 50वें प्रश्न बोला जा रहा है कि संविधान 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1993 का संबंधित किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से। तो पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हिस्ट्री देख लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग सेकेंड क्लास में हम लोग क्या देख लिए? पॉलिटिकल साइंस देख लिए। अब अगले क्लास में यानी तीसरे क्लास में हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।